तरफ से ये कहा गया है कि इंडियन आर्मी फुली प्रिपेयर टू टेक ऑन एनी चैलेंज अलोंग एलओसी एंड एलएसी। मैं आपको क्या बताऊं इसके बारे में। आपने बड़ी अच्छी बात की कि अब कोई आता नहीं है, लोन ही मिलना हमारे लिए बड़ी गनीमत है। महिंद्रा और टाटा ने 83 KW की गाड़ी विद सेम माइलेज एंड सेम बैटरी लाइफ ला दी है। जब मैं कहता था इंडिया को एलॉन मस्क की जरूरत थी, इंडिया डज नॉट नीड एलॉन मस्क। इस मुल्क में सैलाब ना आते तो आपकी क्या इकोनॉमिक प्लानिंग थी? जीरो। आप क्या बहाना करते? हमें भूख लगती है, हमें खाना नहीं मिलता, हम भूखे भिखारी हो गए हुए हैं। आप जैसे एक्सरे लेके भीख मांगते हैं चौराहों के ऊपर, आप वहां जाके हमें हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, हमें पैसे दो। यूके का एक सैटेलाइट उन्होंने लॉन्च करने की कोशिश की थी, वो ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाया। अब यूके वही है जो बोलता था कि एक डॉग्स एंड इंडियंस नॉट, जो गुलाम था कंट्री इंडिया, वो सैटेलाइट भी भेज रहा है, मिसाइल भी बना रहा है, और ये तो स्पेस में नहीं पहुंच पाए और इंडिया मून तक पहुंच चुका। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाक मीडिया इंडिया न्यूज़ चैनल में आपको स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया का एक और लेटेस्ट डिबेट। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आइए देखते हैं वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। डिफरेंट रिलीजियस सेक्ट्स में के, तो मैं समझता हूँ कि आप देखोगे दैट कश्मीर एक मॉडल है गिलगित बल्तिस्तान के लिए या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए, कि दैट जिस तरह से यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्वेस्टमेंट किया है, डेवलपमेंट किया है। रिसेंटली आप देखोगे दैट यूएई से मिडिल ईस्ट से इतने सारे ये डिफरेंट कंपनीज के हेड्स यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मैं समझता हूँ कि ये एक मौका है दुनिया को दिखाने के लिए। अभी G20 समिट भी यहाँ पे हो रही है। इट मीन्स कि दैट कश्मीर जो एक प्रोपेगेंडा की वजह से दुनिया भर में आपको डोनेशन मिलता था, वही कश्मीर आज G20 को होस्ट कर रहा है। इट मीन्स कि दैट कश्मीर एक हिंदुस्तान का एक मॉडल बन रहा है पूरी दुनिया के लिए, कि दैट जिस कश्मीर को आप कन्फ्लिक्ट, जिस कश्मीर को आप ह्यूमन राइट्स वायलेशन, मैं ये बताते हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है वहां पे, आप देखोगे वही कश्मीर G20 समिट अभी ऑर्गेनाइज कर रहा है। कहा गया है कि इंडियन आर्मी फुली प्रिपेयर टू टेक ऑन एनी चैलेंज अलोंग एलओसी एंड एलएसी। यानी एलओसी की भी बात की गई और एलएसी की भी बात की गई, और इस खबर को इस तरीके से मीडिया पर पोर्ट्रे किया जा रहा है कि जैसे कि ये एक बहुत अलार्मिंग न्यूज़ है। अब शायद ये इस वजह से अलार्मिंग न्यूज़ महसूस हो रही हो कि क्योंकि आम तौर पर इंडिया के आर्मी चीफ की तरफ से कोई स्टेटमेंट्स नहीं आया करती। पाकिस्तान की तरफ से, हमारी तरफ से तो हम जानते हैं कि क्योंकि कई कई साल तक, डेकेड्स तक हमारी हुकूमतें रहीं, फ़ौजी हुकूमतें रहीं, और काफ़ी अमल दखल और मदाखलत के ऊपर जो कुछ भी है आप सब जानते हैं। वो तो ठीक है कि ए पॉलिटिकल होने का नारा अभी लगाया गया, लेकिन हम ये जानते हैं कि इस तरफ से बयानात हों, स्टेटमेंट्स हों, वो चलती रहती है। लेकिन ऐसा भी होता है कि पॉलिटिशियंस की तरफ से भी ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं, ना सिर्फ पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की तरफ से बल्कि इंडियन पॉलिटिशियंस की तरफ से। लेकिन इंडिया जिसके आर्मी चीफ के नाम के बारे में भी शायद वहाँ के लोग भी नहीं जानते, उनसे पूछा जाए तो शायद उनको ना भी पता हो, तो उस तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट आना शायद इस वजह से इसको इस तरीके से लिया जा रहा है। लेकिन जब हम इसकी गहराई में जाते हैं तो हमें पता ये चलता है कि इंडिया के आर्मी चीफ ने आर्मी डे से पहले एक जो प्रेस, आप कॉन्फ्रेंस कह लें, प्रेस ब्रीफिंग कह लें, उसके सवालों के जवाब में कुछ बातें की हैं। लेकिन बहरहाल क्योंकि इस वक्त जो इस खित्ते की सिचुएशन है, जो इस रीजन की, इसको देखते हुए जब एलओसी और एलएसी पर उन्होंने डिटेल में बातचीत की है, बड़ी तफसीली गुफ्तगू फरमाई है, तो यकीनी तौर पर वो पाकिस्तान के लिए भी बहुत बहुत ज़्यादा उसकी सिग्निफिकेंस है। मैं आपको बता देती हूँ चंद पॉइंट्स जो उन्होंने कहे हैं, बल्कि मैं आपको सुनवाई भी देती हूँ ताकि आप उनके मुंह से भी सुन सकें कि उन्होंने किस तरीके से, किस तरह से ये जवाब दिए हैं। देखिए, एक तो ये कि उन्होंने ये कहा है कि आई कैन टेल यू दैट इंडियन आर्मी इज़ फुली प्रिपेयर टू टेक एंड, कि ये बात कही जा रही है कि इंडिया और इजराइल की जो टाइज़ हैं वो मज़ीद गहरी हो रही हैं, और किस तरीके से जो इजराइल है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंडिया की मदद कर सकता है। तो ऐसी जो फेसबुक पर इस तरह की मुझे वीडियोस भी नज़र आई, इसके बाद ये सर्च करते हुए, ढूंढते हुए कि अच्छा क्या चल रहा है इस वक्त, कि कोई ऐसी बात होती है, क्योंकि कारगिल के दौरान जो है उस वक्त भी अगर किसी भी कंट्री ने नहीं, लेकिन जो इजराइल था उसने इंडिया की मदद की थी उस दौरान भी। ये वाली भी मुझे उसी वीडियो में ये वाली इन्फॉर्मेशन मिली या चीज़ें मिल रही थी। तो इससे ऐसा लगता है, ऐसा दिखाई देता है, ऐसा पता चलता है कि क्या कोई
हम किसी बिग आर्मागेडोन या किसी बड़ी उसकी वो कोई प्रिडिक्ट कर रहे हैं उसको, कोई ऐसी चीज़ होने जा रही है इस खित्ते में, इस रीजन में, तो होने को तो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आपने देखा कि यूक्रेन और उसके दरमियान जो जंग शुरू हुई रशिया के दरमियान, वो खैर उसकी भी बातें काफ़ी अर्सा पहले से की जा रही थी, लेकिन अगर तो ये जो कंट्रीज़ हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, जो सुपर पावर्स हैं, वो लड़वाना चाहेंगी तो फिर तो कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, फिर तो चले हम आप देखेंगे कि ऐसे वाक़यात कॉन्टीन्यूसली होते चले जाएंगे कि एक नहज पर ऐसे पहुँच जाएँ कंट्रीज़ के। लेकिन जिस जगह पर इस वक्त इंडिया है, जिस तरक्की की एक बहुत ही कमाल के पॉइंट पर वो मौजूद है, खड़ा है इंडिया, मींस कि दैट ये चीजें लैग कर रही है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में या गिलगित बल्तिस्तान में। थैंक यू। केसर साहब, ये बताइएगा कि आप इस बात से कितना इत्तेफाक करते हैं जो वजाहत साहब ने कहा, और जो प्रोटेस्ट वहाँ पर चल रहा है उस बारे में आपकी क्या ओपिनियन है, और आप पूरे सर्कमस्टांसेस को देखते हुए क्या कहेंगे कि वो रीयूनियन वाकई ही होना चाहते हैं गिलगित बल्तिस्तान में जो प्रोटेस्ट जारी है, या फिर ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है? क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं तो बसद एहतराम वजाहत फ़रूक साहब से थोड़ा सा मुख्तलिफ बात करना चाहूँगा। उसकी वजह ये है कि मैं जिस तरह पहले ही हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कोई प्रोटेस्ट होते हैं तो इंडिया में एक मुख्तलिफ हाइप उसे दी जाती है। ऐसे ही जैसे इंडियन ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के अंदर अगर कोई प्रोटेस्ट होते हैं तो उसको पाकिस्तानी मीडिया एक मुख्तलिफ नुक्ता नज़र से दिखाने की कोशिश करता है। तो बिल्कुल 100% ऐसे ही हो रहा है। कोई रीयूनिफिकेशन या इंडिया के साथ मिलने की बात किसी सतह के ऊपर नहीं हो रही। ये बिल्कुल मिस इंटरप्रिटेशन है जो कि हमें देखने मिलती है। मेरे अपने ज़ाती दोस्त हैं शबीर मयार साहब, वो मूवमेंट लीड कर रहे हैं। इसके अलावा अवामी एक्शन कमेटी के अंदर हमारे दोस्त हैं जो वो सारी मूवमेंट लीड कर रहे हैं। अपने मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं गिलगित बल्तिस्तान से जो बड़े तनकीदी नुक्ता नज़र रखते हैं पाकिस्तानी रियासत के ऊपर भी, पाकिस्तान के जो कवानीन वहाँ पे लागू हो रहे हैं उसके ऊपर। लेकिन इसके बावजूद ऐसी कतई कोई बात नहीं है कि वो इंडिया के साथ मिलने की कोई बात कर रही है, इंडियन के साथ कोई एनेक्सेशन की बात हो रही है। तो मैं थोड़ी सी इसके ऊपर रोशनी डालना चाहूँगा कि वहाँ के ऊपर जो असल मसला है, मसला ये है कि जब सिख रूल था, रंजीत सिंह साहब का ज़माना था और उसके अंदर गिलगित बल्तिस्तान का इलाका भी उसके साथ शामिल था, तो एक खालसा सरकार का कानून बनाया गया था जिसके तहत वो तमाम ज़मीनें जो कि बैरन हैं, जो कि बंजर हैं, वो रियासती मलकियत में आएंगी और बाकी जो कल्टिवेटेड लैंड है जो जहाँ पे एग्रीकल्चर हो सकता है वो लोगों को दी जाएंगी। तो जब ये पार्टीशन 47 हुई, उसके बाद पार्टीशन के बाद 1 नवंबर में गिलगित बल्तिस्तान जो अपनी क्लेम करते हैं कि हमने शायद आज़ादी ली है, हालांकि मेरा ज़ाती तौर पे उससे इख्तलाफ है कि वो किसी किस्म की आज़ादी नहीं थी, लेकिन उसके बाद उनका ख्याल ये था कि वो खालसा सरकार का जो ये रूल है कि वो हमारी ज़मीनों के ऊपर रियासत कब्जा करती है, इससे हमारी जान बच जाएगी और हम जो है वो अपनी ज़मीनें, अपनी रियासत के ऊपर हमारी हुक्मरानी भी होगी। लेकिन हाल ही में जो कवानीन बने हैं 67 के अंदर जो था कानून एक बना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड का, और उसके बाद ज़ियाउल हक साहब ने आके वो कानून जो है वो रिपील कर दिया था और उसके बाद फिर दोबारा से रियासती कब्जे जो है ज़मीनों के ऊपर शुरू हो गए। तो अभी जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो ये हो रहा है कि हमारी ज़मीनों के ऊपर वो कब्जे जो हैं वो फिल फॉर बंद किए जाएँ ताकि लोग जो है अपना राइट एक्सरसाइज कर सकें अपनी ज़मीनों के ऊपर। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि 2014 के अंदर जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी पाकिस्तान के अंदर, तो उस वक्त सी पैक का सारा प्रोजेक्ट पाकिस्तान को मिला था, इन्वेस्टमेंट हुई थी और उस इन्वेस्टमेंट के बाद चूँकि सी पैक गिलगित बल्तिस्तान से गुजर के जाता है, पाकिस्तान का वाहिद रास्ता जो चाइना के साथ मिलता है वो गिलगित बल्तिस्तान के थ्रू है, तो उस वक्त लैंड जो ज़मीनों की एक्विजिशन है, ज़मीनों के ऊपर कब्जा है, रियासत अपने इस्तेमाल के लिए लाना चाहती, वो शुरू हुआ। आज आप ये देखें कि इंडिया और कश्मीर और पाकिस्तान कश्मीर में डिफरेंस क्या है कि इंडिया कश्मीर में एक टूरिस्ट हब बन चुका है जहाँ पे दुबई और सऊदी के इन्वेस्टर आके इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहाँ पे G20 समिट भी हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान कश्मीर में सिर्फ टेररिस्ट के लोगों को पन्ना दिया जा रहा है। तो इंडिया कश्मीर अभी दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। नेक्स्ट एपिसोड